नमस्कार। आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे। बिहार में 4 विधानसभा सीटों के लिए नतीजे आज आ गए हैं और महागठबंधन जिसमें राजद, कांग्रेस, वाम दल है, सच पूछिए आज इस चुनाव में उसको महा झटका लगा है। पूरी तरह महागठबंधन लूट गया। 4 सीटों के चुनाव में 3 सीटें महागठबंधन की थी और तीनों सीटें गंवानी पड़ी। खाता खुला नहीं, खाता बंद हो गया। उसमें 2 सीट थी राजद की और 1 सीट थी माले की। तो ये नतीजा सामने आया, सबको चौंकाने वाला है। अभी तो अगले साल नवंबर 2025 में विधानसभा के चुनाव होंगे। उसके पहले यदि ये सेमीफाइनल कहेंगे तो सेमीफाइनल में ही जब टीम हार जाती है तो फाइनल तो होना भी है। फाइनल के नतीजे क्या होंगे तो अब तो साल भर अब इंतज़ार करना होगा। हाँ, इस उपचुनाव में जो नतीजे आए हैं वो महागठबंधन के लिए बहुत कुछ सोचने सीखने का एक अवसर मिल गया है। क्यों हार हो गई? राजद से यादव और मुसलमान भी छिटक गए। बेलागंज सीट का नतीजा तो यही बता रहा है। 34 साल से सुरेंद्र यादव का वहाँ दबदबा था, उस सीट से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अब सुरेंद्र यादव इस बार जहानाबाद से एमपी हैं। अभी तो सीट खाली की थी और अपने बेटे डॉक्टर विश्वनाथ कुमार सिंह को वहाँ कैंडिडेट बनाया था राजद ने, उनके बेटे को। और बिहार की राजनीति में अचानक कहते हैं नीतीश कुमार भी कब चुकने वाले थे। वहाँ इस बार मनोरमा देवी जो यादव जात से हैं, एक MLC हैं, उनको कैंडिडेट बना दिया। और जन स्वराज तो पहले से ही राजद के लालटेन से तेल निकालने के लिए अभियान चला रहा है। मतलब कहना मेरा ये है कि M22 जो समीकरण है यादव मुस्लिम, उसमें राजद से मुसलमान को अलग करने के लिए 2 साल से अभियान जो चल रहा है उसमें एक सार मुझे ये भी दिखा कि खासकर मुसलमान बहुल क्षेत्र में जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर ने जो अभियान छेड़ रखा था उसका असर तो अभी पहला ही चुनाव था। 2 अक्टूबर को जन स्वराज ने पार्टी बनाई थी और कैंडिडेट दे दिया मोहम्मद अमजद को वहाँ, और जो वोट आया उसी से नुकसान हो गया राजद को कि खाता बंद हो गया। ये लालू प्रसाद के लिए सचमुच में बड़ी हार मैं मानता हूँ इसको, कि यादव का एक मजबूत किला मानते हैं मध्य बिहार में, वो सीट नहीं बचा, ध्वस्त हो गया। और तो और अभी मैंने आपसे कहा कि 2 सीटें राजद की थी, एक दूसरी सीट कौन है? वो सीट है रामगढ़, भभुआ जिले की रामगढ़ सीट, जहाँ से राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की सीट कहते हैं उसको। वो भी उनका गढ़ ही कहिए। परिवारवाद हावी है उस सीट पर। बहुत दिन तक जगदानंद सिंह वहाँ से MLA हुए, वहीं से फिर बिहार में मंत्री भी रहे राबड़ी देवी लालू यादव के शासन में, और वो MP हो गए। खाली किए थे तो सुधाकर सिंह वहाँ से MLA हुए पहले, वही बिहार में मंत्री हुए, फिर MP हो गए हैं अभी बक्सर से ही। तो उन्होंने जब इस्तीफा किया, सीट खाली कर दी रामगढ़, तो इस बार जगदानंद सिंह के छोटे बेटे अजीत लड़ रहे थे। अब इस चुनावी संग्राम में राजद जो बिहार का मुख्य विपक्षी दल है, मुख्य मुकाबले में भी नहीं रहे, तीसरा स्थान हो जाए। आज जो विजयी कैंडिडेट है बीजेपी का, भले ही हार जीत का अंतर कम हुआ है, BSP रहे, दूसरी सीट पर BSP रही वहाँ, लेकिन राजद के कैंडिडेट को जो कैंडिडेट जीता है, जो 70,000, उसे आधा वोट आया है। तो निश्चित रूप से वो हार तो मैं इसे शर्मनाक हार मानता हूँ। तब जबकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, वहाँ लालू प्रसाद की ही प्रतिष्ठा दांव पर थी। तेजस्वी के लिए भी एक बड़ी चुनौती वाली सीट थी रामगढ़। अब भला प्रदेश अध्यक्ष अपनी सीट नहीं बचा पाए तो सोचा जा सकता है। और वहाँ भी फिर वही हुआ, BSP ने वहाँ अंबिका यादव एक MLA थे, उनके भतीजे को टिकट दे दिया था। अच्छा रहा वो तो। कई राउंड में तो वो जीत रहे थे, बसपा का कैंडिडेट की जीत होती दिख रही थी। अब पहले से अनुमान था भी। देखिए, चुनावी जंग जब शुरू नहीं हुआ था तो जन स्वराज पार्टी ने, प्रशांत किशोर ने, जो चुनावी रणनीतिकार हैं, भले इस चुनाव में उनकी भी भद पिट गई। जो दावा करते थे उनकी हवा निकल गई एक तरह से मैं मानता हूँ। और वही कोई चुनाव लड़े और कोई न रनर बने न विनर बने, तो फिर चुनाव में क्या वोट कटवा के लिए बने, यही तो कहा जाएगा। तो वहाँ
राजद के तीसरे स्थान पर जाना एक इसको मैं बड़ी हार मानता हूँ। अभी भोजपुर जिले में तराड़ी सीट है, और वो इलाका तो माले का बड़ा मजबूत गढ़ है। अभी आप भूले नहीं होंगे, लोकसभा का जो भी हाल में चुनाव हुआ तो उपेंद्र कुशवाहा माले ही से हार गए थे, काराकाट से। अब बगल की आरा सीट भी माले ने जीत ली थी। लोकसभा के चुनाव में माले 3 सीट के लिए लड़ी और 2 सीट पर जीत हो गई। और इसी इलाके में तराड़ी सीट से जहां तीसरी बार जीतने की तैयारी थी, हैट्रिक लगाने की तैयारी थी, इसी वह तराड़ी सीट है जहां सुदामा प्रसाद एमएलए थे और वहाँ आरा से एमपी हो गए, सीट खाली की। उस सीट इस बार बीजेपी ने जीत ली। जन स्वराज पार्टी ने तो चारों सीटों पर कैंडिडेट दिया था, लेकिन कहीं कोई एक मजबूत स्थिति दिखी जिसको आप कह सकते हैं जो किसी को हराने में कामयाब हुआ। खाता बंद करवा दिया बेलागंज में, तो वो उसके लिए जन स्वराज पार्टी को ही आप कह सकते हैं। एक तो नतीजा ये है, अब चौथी सीट जो एनडीए की सीट पहले से थी जीताराम मांझी की, इमामगंज सीट, हाँ वहाँ कह सकते हैं कि जीताराम मांझी अपनी प्रतिष्ठा बचाने में कामयाब हुए। उनकी बहू दीपा मांझी चुनाव जीत गई और जन स्वराज पार्टी का कैंडिडेट जो पासवान जाति के थे, जितेंद्र पासवान, वहाँ तीसरे स्थान पर रहे। तो कुल मिलाजुलाकर आज का जो नतीजा है, महागठबंधन लूट गया और नीतीश कुमार की बल्ले बल्ले रही। आप राजनीतिक दृष्टि से कहेंगी तो बिहार के इस सत्ता संग्राम में नीतीश के आगे लालू फेल हो गए। अब लालू चाहते हैं कि भाई अपने जीवन में ही एक बार अपने बेटे को सीएम भी के रूप में देख लें। 2 बार तो नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी डिप्टी सीएम बन चुके हैं, लेकिन सीएम का पद पाना है। और इस संग्राम में जो अभी नतीजे दिखने मिले हैं, ये अभी साल भर मनन चिंतन मेहनत, जिसको कहते हैं कि परीक्षा के पहले पूरी कड़ी तैयारी करने की नौबत आ पड़ी है और सबक लेने की बात। आखिर क्या कारण है, किन कारणों से राजद से मुसलमान अब अलग भी सोच रहे हैं। 1990 से लालू प्रसाद बिहार की राजनीति की धुरी है, चाहे सत्ता में रहें चाहे विपक्ष में रहें। और एम भाई यादव और मुस्लिम उनके कोर वोटर्स कहे जाते हैं। लेकिन यादव भी कैंडिडेट कहीं विकल्प में मिल जाए तो यादव उसे वोट देते हैं। लालू यादव के कैंडिडेट को भी आपको सामने उदाहरण है। देखिए पूर्णिया में लोकसभा सीट में क्या हुआ था। पप्पू यादव को हराने के लिए राजद की ओर से क्या कुछ नहीं कहा गया था। तेजस्वी ने वहां जाकर कहा था कि भाई आप यदि हमारे कैंडिडेट को वोट नहीं दे सकते हैं तो आप एनडीए के कैंडिडेट को दीजिए, पप्पू यादव को मत दीजिए। तो अभी देखिए वहाँ से पप्पू यादव ने जीत दिखा दी। अब कुछ इस तरह से और कंसेंसस हुआ था। नवादा में भी इसी ढंग से हुआ था। और नवादा में लालू प्रसाद ने एक प्रयोग किया था और वहाँ श्रवण कुशवाहा को दिया था, तो वहाँ भी यादव लोग का वोट तो आप नहीं कह सकते हैं कि लालू प्रसाद के ही खाते में रहा था। तो कुल मिलाकर ये जो चुनाव है आज 4 सीटों का उपचुनाव, ये महागठबंधन के लिए महा झटका है और वहीं एनडीए के लिए तो बल्ले बल्ले है। 4 सीट का चुनाव और 100% स्ट्राइक, चारों सीट पर जीत। 3 सीट पर कब्जा हो गया एक तरह से, 1 सीट पर कब्जा बरकरार रखा। ऐसे भी अभी एक राजनीतिक परिस्थिति है, कोई भी उपचुनाव होता है वो सत्तारूढ़ दल के लिए ही एक चुनौती वाला चुनाव होता है और अपर हैंड होता है, यही कहते भी हैं। आज देश भर में भी जो उपचुनाव हुए मैं देख रहा था, उसमें जो सत्तारूढ़ दल है उसी का अपर हैंड रहा है। वायनाड सीट का यदि हम एक ध्यान देंगे तो आप वहाँ प्रियंका गांधी ने तो अपने भाई को भी पीछे छोड़ दिया। राहुल ने इस्तीफा दी थी सीट से, वायनाड से, तो वो आया था 3,65,000 वोट से अंतर से, 4 लाख वोट से अधिक से वो अब जीत गई हैं। तो एक कांग्रेस में तो है कि प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ी और शानदार जीत हो गई है। लेकिन यूपी में वहाँ योगी जी का बल्ले बल्ले रहा है। 9 सीटों के लिए उपचुनाव हुआ तो 7 सीट उन्होंने जीत लिए, दिखाया अपना पराक्रम। और अभी बीजेपी में एक जो फायर ब्रांड लीडर की छवि बनी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद एक दूसरा क्राउड पुलर नेता के रूप में उभरे हैं वो। तो यूपी का भी नतीजा रहा और महाराष्ट्र में फिर सत्ता कायम रहने की स्थिति आ गई। वहाँ तो एक तरह से क्लीन स्वीप हो गया है बीजेपी को, बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को।
तो ये भी एक बीजेपी के लिए बड़ी शानदार सफलता आप कहेंगे। हाँ, झारखंड में बीजेपी के उम्मीदों पर पानी फिर गया। 5 साल के बाद सत्ता में आने के लिए इस बार बीजेपी ने वहाँ कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। मुद्दों की याद करें तो फिर वहाँ घुसपैठ की समस्या, बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या, ईसाई मिशनरियों की समस्या, हेमंत मुख्यमंत्री हैं वहाँ उनके भ्रष्टाचार की कहानी, परिवारवाद की कहानी, इस सारे हमले होते रहे लेकिन सब बेअसर हो गया। और हेमंत सोरेन ने शानदार जीत दर्ज की है और बीजेपी की स्थिति वो पहले वाली ही रह गई एक तरह से कहिए। अब उसमें पिछली बार तो गैर आदिवासी सीएम के रूप में रघुवर दास लड़े थे तो भाई चुनाव ही हार गए, खुद भी हारे और पार्टी भी सत्ता से बाहर हो गई थी। इस बार एक और भी बड़ा झटका लगा है बीजेपी को झारखंड में कि वहाँ जो अभी मौजूदा विधानसभा के विपक्ष के नेता हैं, बीजेपी के चेहरा है ना, हैं जो नेता होता है हाउस में, वो पार्टी का नेता चेहरा होता है और वही वहाँ तीसरे नंबर पर हो गए। तो कुल मिला जुला कर ये उपचुनाव में टोटलिटी में बात करें तो उसमें बिहार में तो सत्तारूढ़ गठबंधन की बल्ले बल्ले रही, शानदार जीत हुई है। महाराष्ट्र में एनडीए की शानदार जीत हुई, वहाँ तो क्लीन स्वीप भी हो गया है। लेकिन झारखंड में एनडीए की उम्मीदों का पानी फिर गया और वहाँ हेमंत सोरेन के आके एक न चली। वहाँ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और खासकर असम के चीफ मिनिस्टर अपना प्रदेश छोड़कर, हमको तो लगता है कि 2-3 महीने से वो झारखंड के प्रवासी हो गए थे। आए दिन हमेशा रोज़ चर्चा में रहते थे और शानदार अपने लहजे में हिसाब से हमला बोला करते थे और मीडिया के लिए तो बड़ा उनकी बातों को लोग बड़ा उछालते थे कि हमारे व्यूअर्स देखेंगे। ये सब कुछ वहाँ धरा का धरा रह गया। बीजेपी के लिए झारखंड का नतीजा जो है वो इस मामले में हाथ मलने वाला है। तो आज 2 राज्यों में चुनाव और फिर उपचुनाव का और बिहार में जो नतीजा आया है उससे आपको हमने अपडेट किया है। आप क्या सोचते हैं? बिहार में जो आज नतीजा आया है ये राजद के लिए, खासकर महागठबंधन के लिए और तेजस्वी की कार्यशैली को लेकर सबसे बड़ा सवाल है। आज हालांकि नतीजे आने पर ये बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष के नेता हैं, तेजस्वी के काम धाम, उनकी कार्यशैली को लेकर उनकी पार्टी में जो बातें होती हैं, लालू प्रसाद की राजनीतिक विरासत संभाल रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद ने जो अपना कद और पद बढ़ाया है, जो हासिल किया है जनता के बीच में, तेजस्वी को अभी बहुत लंबे दिन की राजनीति करनी है। तो सोचना चाहिए कि आखिर क्या हो रहा है, हम कितना समय देते हैं जनता के बीच, कितना हम पीपुल्स कनेक्ट हैं। आप गए हेलीकॉप्टर से उड़ कर चले आए, कुछ संबोधित इतने से काम नहीं चलने वाला है। आप रोज़ मिलिए लोगों से, आप जनता के बीच में जाइए, कार्यक्रम करके तो जाते ही हैं। अभी जनता से संवाद कर रहे हैं, ठीक है, वो अपना आपका कार्यक्रम है, लेकिन अपने हार के कारणों की समीक्षा कीजिए। लालू प्रसाद ने बहुत मेहनत और संघर्ष से अपनी जगह बनाई है और जो एक विश्वास जीता है अपने समाज का, अल्पसंख्यकों का, बीजेपी से एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है और अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता के लिए, ठीक है, करप्शन का केस तो एक अलग है जिसमें जो सामने आया उस पर अभी क्या चर्चा मैं करूं, लेकिन राजनीतिक तौर पर कहा जा सकता है कि महागठबंधन का जो नतीजा है बिहार में देखने को मिला है, वो महागठबंधन के लिए बहुत ही चिंतन मनन सबक लेने की जरूरत है। आप चाहते हैं कुछ एक मजबूत विपक्ष का भी होना भी जरूरी है संसदीय लोकतंत्र में, लेकिन अब किसी उपचुनाव में 4 सीट का उपचुनाव हो और महागठबंधन और विपक्ष साफ हो जाए तो ये तो विपक्ष को ही आत्ममंथन करना होगा। उपचुनाव के नतीजे और 2 राज्यों में चुनाव के संबंध में एक संक्षिप्त सूचना के साथ आपको हमने अपडेट किया है। आप द न्यूज़ वर्ड्स को देखते रहिए और अपना सुझाव जरूर दीजिए कि इस चुनाव के नतीजे को आप किस रूप में देखते हैं और फिर इस सेमीफाइनल के बाद जो फाइनल होने वाला है उसमें आप क्या सोचते हैं, किसका भविष्य संभलेगा, किसका भविष्य बिगड़ेगा।